परंपरा के हिसाब से ये टोपी पहना रहे हैं, लेकिन परंपराओं को ही बदलने की लड़ाई है। इसीलिए आपसे अपील है कि इसमें जो पीली पट्टी है इसको बदलकर नीली पट्टी कर दीजिए और ये परंपरा पुणे के अंदर शुरू कीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी पीढ़ी शायद इस बात को बड़ी शिद्दत से समझ रही है कि हम किस तरीके के मुल्क में जिंदा हैं, क्या हमारा ट्रेडिशन रहा है, क्या हमारी परंपरा रही है, और उस परंपरा में अगर शोषण रहा है तो उस शोषण के खिलाफ लड़ने का भी इतिहास रहा है। इसीलिए यह पुणे की धरती अगर गोडसे की धरती है तो दाभोलकर की भी धरती है, यह बात हमको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ जान लेने के लिए नहीं, जान देने के लिए भी यह धरती जानी जाती है। इसीलिए इस देश के अंदर जो अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर रूढ़िवादिता के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जातिवाद छुआछूत के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, असमानता के खिलाफ, मजदूरों के मिनिमम वेज के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, गरीबों के हक अधिकार के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, बाबा साहब के रास्ते पे चलकर जो भूमि का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आज उनके ऊपर तरह तरह से हमला किया जा रहा है, उनको एंटी नेशनल बोला जा रहा है, उनको सेडिशन के अंदर जेल में डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह देश सिर्फ मोदी का देश है। लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुत ताकत है, एक बड़ा संगठन है उनके पीछे जिसको हम लोग आरएसएस कहते हैं। आप अपनी विचारधारा रखिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्यों डर लगता है जब हम अपनी विचारधारा की बात करते हैं? आप क्यों घबराते हैं जब हम अपनी विचारधारा की बात करते हैं? और हम क्या कर रहे हैं? हम इस देश के अंदर जिनको आप भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके विचारों को नहीं, जिनकी मूर्ति को आप इंक्रोच करना चाहते हैं, उनका ही नाम हम ले रहे हैं, उनके ही विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। फिर आपको डर क्यों लगता है? आपको डर इसलिए लगता है कि आपको फोटो खिंचवाने से मतलब है, हमको जीवन में विचारों को उतारने से मतलब है, इसीलिए आपको डर लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह महाराष्ट्र की धरती है। आपने इस धरती को, इस देश के अंदर सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाई है, दलित हिंसा की प्रयोगशाला आपने बनाई है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि यह धरती शिवाजी महाराज की धरती है, यह धरती साहू जी महाराज की धरती है, यह धरती फूले की धरती है, यह धरती अंबेडकर की धरती है, यह अन्ना भाऊ साठे की धरती है, यह धरती इस देश के अंदर जो रेनेसा की आवाज है, जो पुनर्जागरण की आवाज है, ये उसकी धरती है। और आमने सामने की इस लड़ाई में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गलत हारेगा और सही जीतेगा, और आपके किसी भी हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि झूठ बोलकर आप सच को दबा देंगे। साहब, दबाने का एक नियम हमने भी पढ़ा है, जितना दबाओगे उतना उठ करके खड़े हो जाएंगे, जितना रोहित मारोगे उतना रोहित बन करके दिखाएंगे। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। आजकल एक चर्चा चल रही है कि आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। साहब, आप आइडेंटिटी के आधार पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं। हम जाति को बचाने की नहीं, जाति को खत्म करने की लड़ाई करना चाहते हैं। हम जाति को इस समाज से मिटाने की लड़ाई करना चाहते हैं। इसीलिए हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जाति क्या है, रोहित की जाति क्या थी, मेरी जाति क्या है, और इस मंच पे बैठे हुए लोग, इस हॉल में बैठे हुए लोगों की जाति क्या है। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि इस देश के अंदर जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, वो व्यवस्था मिटनी चाहिए और सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई। को अलग अलग वेतन दिया जाएगा, एक ही ट्रेन में दो अलग अलग क्लास के लोगों को अलग अलग सुविधा दी जाएगी, और एक ही स्कूल में दो अलग अलग जाति के विद्यार्थियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। ये कैसी बार होता है। और इस चुनाव में इस बार सवाल बने, आरएसएस या मोदी के खिलाफ सवाल नहीं बने, सवाल इस देश की नीतियों के ऊपर बने कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हिसाब से हमारे वोट को बराबर किया है, एक व्यक्ति बराबर एक वोट, आप हमारी सुविधाओं को बराबर कीजिए, ये हमारा एजेंडा है। इस एजेंडे पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं जानता हूं पुणे शहर को, यह पूना शहर ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और हमारे यहाँ से लोग देश के अलग अलग हिस्सों से, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से पेट काट कर, लाखों की फीस देकर इंजीनियरिंग और एमबीए करने आते हैं। क्या होता है इंजीनियरिंग करने के बाद? जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग ट्रेड में,
तब आपके सामने रोजगार की बात आती है। तब बाजार कहता है कि इंजीनियर तो बन गए, चलो डिटर्जेंट बेचने का मैनेजमेंट सीख लेते हैं। इंजीनियर बनने के बाद आपको सरकार कहती है कि आप डिटर्जेंट बेचिए, और डिटर्जेंट बेचने में भी ऐसा कंपटीशन है कि ये कहते हैं एमबीए करने के बाद आपका कैंपस सिलेक्शन होगा। ये कैसा सिलेक्शन करते हैं? ये कैसी शिक्षा आप इस देश के अंदर दे रहे हैं? लोग पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इंजीनियर बेचने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद अगर उनको साबुन बेचना पड़े, यह इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी क्या हालत है। शिक्षा के अंदर 17% बजट का कट किया गया है। यूजीसी का बजट आधे से कम कर दिया गया है। शिक्षक जो परमानेंट थे वो परमानेंट थे, लेकिन नए जो शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं वो ठेके पे बहाल किए जा रहे हैं। अभी मैं पुणे में आ रहा था तो पुलिस की वर्दी में कुछ और पुलिस अलग से दिख रहे थे। पता चला ये स्वयंसेवी लोग हैं और ठेके पे ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। साहब, जब पुलिस का ठेकाकरण कर दिया, शिक्षा का ठेकाकरण कर दिया, ऐसा करो संसद का भी ठेकाकरण कर दो, और इस देश के अंदर हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। जब आप इस देश के अंदर पॉलिसी की बात करेंगे तब लोगों को पॉलिसी अच्छा नहीं लगता। अगर पॉलिसी अच्छा लगा होता तो एक जुमलाबाज प्रधानमंत्री नहीं बना होता। इसीलिए आप हमको पॉलिसी और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर आज जो टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी है, उससे जो उत्पादन की समस्या को हमने एक लेवल पे हल किया है, आज हमारे सामने चैलेंज डिस्ट्रीब्यूशन का है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल को आप पॉलिसी के अंदर शामिल कीजिए। आप सब लोगों ने उस न्यूज को पढ़ा होगा कि जितने लोग यहाँ भूख से मरते हैं उनको मुफ्त में खाना खिलाया जा सकता है, उतना अनाज हमारे गोदामों में सड़ जाता है। हम कहते हैं कि उत्पादन इस देश के अंदर बढ़ा है। टेक्नोलॉजी की वजह से सुविधाएं लोगों के बीच में आई है, लेकिन वो सुविधा एक खास वर्ग के लोगों के पास सिमटा हुआ है। हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई है। इस डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई में जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को भी इक्वल कीजिए। ये आज की पॉलिटिक्स, हम इस पॉलिटिक्स को, इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। छात्रों, नौजवानों और मुल्क के जो आम आवाम है उनके बीच ले जाना चाहते हैं। किस तरीके से मनगढ़ंत बातें की जाती है। कहा जाता है कि इस देश का समाज धर्मों में बटा हुआ है। सिर्फ धर्मों में नहीं बटा हुआ है। सांप्रदायिक दंगे तो होते हैं, बड़े बड़े दंगे होते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने लोग सांप्रदायिक दंगे में मरते हैं उससे ज्यादा लोग इस मुल्क के अंदर जातीय हिंसा में मर रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है और रिपोर्ट नहीं होता है। इस देश में जब लोग मरते हैं तो वो अखबारों की सुर्खियां नहीं बनता। इस देश के अंदर शिक्षा के लिए जब लोग सड़कों पे उतरते हैं तब वो सुर्खियां नहीं बनती। जब कामगार अपने न्यूनतम वेज के लिए लड़ते हैं तब वो अखबार की सुर्खी नहीं बनता। इस देश के अंदर जब लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों को बचाएं, तब वो सुर्खी नहीं बनता। सुर्खी क्या बनता है? सुर्खी तब बनता है जब प्रधानमंत्री इस देश का परिक्रमा छोड़ करके दुनिया का परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। बेशक परिक्रमा कीजिए, लेकिन हमारा सवाल है कि किसका सौदा कर रहे हैं? इस देश के संसाधनों का, इस देश के लोगों के हक अधिकार का, इस देश के भविष्य का सौदा किसका किया जा रहा है? खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है? ये सवाल जब हम आपसे पूछते हैं तो आप हमारे सवालों से घबराते हैं, हमारे ऊपर हमला करवाते हैं, लाठियां चलवाते हैं, जेलों में डालते हैं। ये आपकी राजनीति है और इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करना ये हमारी राजनीति है और इस राजनीति पे हमें गर्व है, हमें कोई अफसोस नहीं है। कहते हैं कि इस देश के विद्यार्थी तुल पड़े हैं सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत तरीके से ये बात प्रचारित की जा रही है। हम कहते हैं कि एफटीआईआई के अंदर जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ उसकी बुनियाद क्या थी? विद्यार्थियों की मांग थी कि एक ऐसे व्यक्ति को वहां का अध्यक्ष बनाया जाए जो हमको पढ़ा सके। वो मेरिट का लॉजिक नहीं दे रहे थे, वो कैपेबिलिटी की बात कर रहे थे। मैंने बार बार कहा है कि आप में से अलग अलग लोग अलग अलग पेशे को करते होंगे। कुछ रिपोर्टर यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको अगर क्रिकेटर बनने के लिए बोल दें तो क्या आप बन पाएंगे? अलग अलग लोगों का अलग अलग हिसाब होता है। और उन्होंने इस सवाल को जब उठाया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आपके पास अनुपम खेर है, उसी को बना दीजिए। लेकिन ये फिर भी मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि अनुपम खेर बाद में बाल्टी बने हैं, उससे पहले वो चम्मच नहीं बन पाए थे। तो इस सवाल को उन्होंने माना नहीं। और जब वहां से यह आंदोलन चला तो पूरे देश के विद्यार्थियों को लगा कि अगर आज इनके पक्ष में नहीं बोलोगे तो कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। और देखिए कि किस तरीके से नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष को बदल दिया गया और आरएसएस के जो खास लोग थे उसको उनका अध्यक्ष बना दिया गया।
ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसके बोर्ड के मेंबरों को बदल दिया गया। एक एक करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बदल दिया गया। और इनके वाइस चांसलर करते क्या हैं? आनन फानन में मंत्री जी की चिट्ठी पाते हैं और मंत्री जी को चिट्ठी भेज देते हैं, साहब आप वाइस चांसलर हैं, डाकिया नहीं हैं, आप इस डाकिया का काम बंद कीजिए। और यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उस यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी को बचाने के लिए आपकी जो ड्यूटीज लॉज के हिसाब से तय की गई है, उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी कैंपस को चलाइए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद मद्रास के अंदर जो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल था, उसको बैन कर दिया गया। फिर वहां पर विद्यार्थियों ने कहा कि हम अंबेडकर को पढ़ना चाहते हैं, हम पेरियार को पढ़ना चाहते हैं। आप भी अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं, फिर अंबेडकर से पढ़ने वाले लोग से आपको डर क्यों लगता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद आप देखिए कि पूरे देश के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, उनका वजीफा बंद कर दिया गया। एमफिल वालों को 3000, पीएचडी वालों को 5000 रुपया दिया जाता था। उनका वजीफा सरकार ने आते ही बंद कर दिया। वजीफा तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी का बजट अगर कम नहीं करेंगे, शिक्षा का बजट अगर कम नहीं करेंगे, तो सूट का पैसा कहां से आएगा? हवाई यात्रा का पैसा कहां से आएगा? और यह जो मेक इन इंडिया के नाम पे पंडालों को जलाया जा रहा है, उसका पैसा कहां से आएगा? ये सवाल आज हमारे सामने है। साहब, जब आप मेक इन इंडिया बोलते हैं और उसका पंडाल जलता है, तो आपके लिए वो एक इवेंट हो सकता है, हमारे लिए वो हमारा कलेजा जलता है। क्योंकि इस देश के अंदर बजट के पैसे को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, हम तमाम महानुभावों को याद करना चाहते हैं, तमाम महानुभावों के विचारों पर हम चलना चाहते हैं, लेकिन इनकी पूरी इच्छा सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बनाने में है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदल देने में है। साहब, आप नाम बदलिए, हम समाज बदलने के लिए आए हैं, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। और आज हमारे सामने ये परिस्थिति है, जो सरकारी खर्चे का व्यय किया जाता है, गलत तरीके से व्यय किया जाता है। हम कहते हैं कि उस खर्चे को सही जगह पे खर्च करो। इस देश के अंदर ऐसी नीतियां बनाओ कि जिनका वोट लेकर प्रधानमंत्री बने हो, 56 इंच पूरी दुनिया में दिखा रहे हो, उन लोगों के बारे में बात करो, उनके हक अधिकार के बारे में बात करो, और सिर्फ बात नहीं करो, जमीन पर उतर आपके बीच में खड़े हैं। हम कह रहे हैं कि मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी जिससे लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सके। इस देश के अंदर शोषण कोई नई बात नहीं है, मानता हूं इस बात को। इस देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी कोई नई बात नहीं है, मानता हूं इस बात को भी। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि हम लड़ना छोड़ दें, हम उसका विरोध करना छोड़ दें, जब हम कह रहे हैं कि इस देश में जब से जातिवाद रहा है, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष भी रहा है। इस देश में जब से गरीबी रही है, गरीबी के खिलाफ संघर्ष भी रहा है। अगर आज भी जातिवाद है, आज भी गरीबी है, आज भी अगर लोगों का शोषण किया जा रहा है, तो अगर उसके खिलाफ बोला जा रहा है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी का विरोध करना देश का विरोध करना है, संघ का विरोध करना संसद का विरोध करना है, और मनुस्मृति का विरोध करना संविधान का विरोध करना है? इस तरीके का बात आप क्यों करना चाहते हैं? आप इसलिए करना चाहते हैं कि आपका काम है समाज को बांट देना। बांट दीजिए साहब, समाज पहले से बटा हुआ है। जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा और बोली के आधार पर हमारा समाज पहले से बटा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, हमारी जाति कुछ भी हो, हमारी भाषा कुछ भी हो, लेकिन हम सबके पास पेट है और सबको भूख लगती है। और भूख का सवाल जब सामने आता है, जब भूख के सामने लोगों को बराबर हक देने की बात आती है, सबके सामने बराबर वितरण की बात आती है, तो लोग अपनी जाति और पहचान को भूलकर सड़कों पे उतर जाएंगे। और वो जो लड़ाई होगी, वो आमने सामने हक की लड़ाई होगी। और वो हक की लड़ाई में अगर हमें किसी की भी मार्गदर्शन की जरूरत हुई, तो हम मार्गदर्शन लेंगे। इसीलिए हम आप तमाम बड़े बुजुर्ग से एक बात कहना चाहते हैं, माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा। आपने अपना समय जिया है, आपने अपने दौर को देखा है, आपने अपने तरीके से शोषण के खिलाफ संघर्ष किया है, लेकिन हम सिर्फ आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, हम आपके इशारे पे काम नहीं करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा इस बात को। इसीलिए हम जहां कहीं जा रहे हैं, हम हाथ जोड़कर राजनीतिक पार्टी के लोगों को कहते हैं कि मंच पर सिर्फ विद्यार्थी और नौजवानों को बैठने दीजिए। मंच पर सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, किसी रंग के हों, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, अगर वो शोषण के खिलाफ हैं और समता के पक्ष में एक यूनाइटेड मूवमेंट को खड़ा करना चाहते हैं, हम एक साथ मिलने को तैयार हैं। आप हमें मिलने में मदद कीजिए, आप हमें बांटने में अपनी कोशिश कीजिए। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि